तो यहाँ पर आपको देखिए आपको अध्याय मेडिवल हिस्ट्री का आपको ये पार्ट 4 होगा। पार्ट 4 के अंतर्गत मेडिवल हिस्ट्री का ये पार्ट 4 होगा और पार्ट 4 के अंतर्गत यहाँ पे हम अध्याय 6 को देखेंगे, दिल्ली सल्तनत स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण। दिल्ली सल्तनत स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण और ये आपको होगा 13वीं सदी में आपको होगा। देखिए ममलुक सुल्तान, देखिए पिछले अध्याय में हम ममलुक सुल्तान को हम देखिए क्या होता है। ममलुक सुल्तान देखिए इस अरबी शब्द का इस अरबी शब्द का अर्थ है किसी की संपत्ति अथवा 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 अपनाया हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल सैन्य सेवा करने वाले महत्वपूर्ण तुर्क गुलामों को घरेलू या आर्थिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त साधारण गुलामों से भिन्न ठहराने के लिए किया जाता था। हाँ, फिर देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए पिछले अध्याय में ऐसे कुछ कारणों का उल्लेख किया गया जिनके चलते तुर्कों ने पंजाब और मुल्तान की विजय के बाद गंगा की वादी में अपने पैर पसारे तथा बिहार और बंगाल कुछ भागों को जोत लिया। उसके बाद लगभग 100 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत, जैसा कि इन आक्रांताओं द्वारा शासित राज्यों कहा जाता था, विदेशी आक्रमणों तुर्क नेताओं के आपसी टकराव, सत्ता से वंचित और अधीन राजपूत राजाओं और सरदारों जो अपनी स्वतंत्रता को वापस पाने और हो सके तो एक मिनट। अब यहाँ पे आपको इसमें जो आपको है कि तुर्क शासन इन कठिनाइयों पर विजय पाने में सफल रहे। एक बार फिर से इसको देखिए कि इसमें जो हम यहाँ पर ममलुक को पढ़े तो हो चुका था कि देखिए आपको पिछले अध्याय में कुछ ऐसे कारणों को उल्लेख किया गया जिनके चलते तुर्कों ने पंजाब और मुल्तान की विजय के बाद गंगा की वादी में अपने पैर पसारे तथा बिहार और बंगाल के कुछ भागों को जीत लिया। बिहार और बंगाल के कुछ भागों को आपको जीत लिया। देखिए उसके बाद लगभग 100 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत, जैसा कि इन आक्रांताओं द्वारा शासित राज्यों कहा जाता था, विदेशी आक्रमण और तुर्क नेताओं के आपसी टकराव, सत्ता से वंचित और अधीन राजपूत राजाओं और सरदारों द्वारा अपनी स्वतंत्रता को वापस पाने और हो सके तो तुर्कों को बाहर निकालने के प्रयासों से अपनी रक्षा करती रही। तुर्क शासन इन कठिनाइयों पर विजय पाने में सफल रहे और सदी के अंत तक इस स्थिति में पहुंच गए कि वे मालवा और गुजरात में अपने शासन का विस्तार कर सके तथा दक्कन और दक्षिण भारत में प्रवेश कर सके। इस तरह उत्तर भारत में तुर्क शासन की स्थापना का प्रभाव 100 वर्षों के अंदर पूरे भारत में महसूस किया जाने लगा। तुर्क शासन की स्थापना के फलस्वरूप समाज, प्रशासन और सांस्कृतिक जीवन में दूरगामी परिवर्तन आए। फिर आपको यहाँ देखिए शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष। यहाँ देखिए मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की जगह 1206 में मोहम्मद गोरी की जगह 1206 में उसके तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ली, जिसने तराई की जंग के बाद भारत में तुर्क सल्तनत के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए मुइजुद्दीन का एक और गुलाम यल्दूज गजनी में तख्त अर्थात सिंहासन में बैठा। गजनी के सुल्तान के रूप में यल्दूज दिल्ली पर भी हुकूमत का दावा करता था, पर इसे ऐबक ने, जो लाहौर से शासन कर रहा था, स्वीकार नहीं किया और इसी समय से सल्तनत ने गजनी से अपना संबंध तोड़ लिया। यह एक प्रकार से अच्छा ही हुआ क्योंकि इसे भारत मध्य एशिया की राजनीति में खींचे जाने से बचा रहा। इसके कारण आपको दिल्ली सल्तनत में भी बाहर के देशों पर निर्भर हुए बगैर अपनी स्वतंत्र कार्यशैली विकसित की। देखिए मामलुक क्या होता है, सबको समझिए। मामलुक या क्या होता है। मामलुक अरबी शब्द का अर्थ किसी की संपत्ति अथवा अपनाया हुआ है। इस शब्द का इस्तेमाल सैन्य सेवा करने वाले महत्वपूर्ण तुर्क गुलामों को घरेलू या आर्थिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त साधारण गुलामों से भिन्न ठहराने किया जाता था। अब इल्तुतमिश का जीवन का आपको 1206 से लेकर 1237 ईस्वी तक आपको रहा। इल्तुतमिश का जीवन काल है, इसमें तो इल्तुतमिश का जीवन का आपको 1237 ईस्वी तक आपको रहा। देखिए ऐबक 1210 में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरा और जख्मी होकर चल बसा, मतलब मर गया। उसकी जगह उसके दामाद इल्तुतमिश ने लिए। पर इसके लिए सबसे पहले उसे ऐबक के बेटे से लड़ना और उसे हराना पड़ा। इस तरह वंश का सिद्धांत कि पुत्र पिता का उत्तराधिकारी होगा आरंभ में ही बेकार हो गया। इल्तुतमिश को उत्तर भारत में तुर्कों की विजय को वास्तव में सुदृढ़ बनाने वाले सुल्तान माना चाहिए। इल्तुतमिश को उत्तर भारत में तुर्कों की विजय को वास्तव में सुदृढ़ बनाने वाला सुल्तान मानना चाहिए। उसके सत्तारोहण के समय अली मर्दान खान ने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित कर दिया। उधर
उधर ऐबक के साथ एक गुलाम उधर ऐबक के साथ के एक गुलाम कुबाचा ने खुद को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित करके लाहौर तथा पंजाब के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। आरंभ में इल्तुतमिश के कुछ साथ के अधिकारी भी जो दिल्ली के आसपास रह रहे थे उसको सुल्तान मानने से हिचक रहे थे। राजपूतों को भी अपनी स्वतंत्रता जताने का अवसर मिल गया और उन्होंने कालिंजर, ग्वालियर तथा अजमेर और बयाना समेत पूरे पूर्वी राजस्थान से तुर्क शासन का जुआ उतार फेंका। दिल्ली के पास के स्थानीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद अपने शासन के आरंभिक वर्षों में इल्तुतमिश का ध्यान उत्तर पश्चिम पर लगा रहा। गजनी पर देखिए क्या, गजनी पर ख्वारिज़्म शाह की विजय ने उसकी स्थिति के लिए एक नया खतरा पैदा कर दिया। उस समय ख्वारिज़्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज था और उसकी पूर्वी सीमा अब सिंध तक फैल चुकी थी। इस खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर के लिए कुछ किया और उस पर अधिकार कर लिया। 1218 में आपको ख्वारिज़्म साम्राज्य को मंगोलों ने नष्ट कर दिया। 1218 को ख्वारिज़्म साम्राज्य को मंगोलों ने नष्ट कर दिया और एक अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। अपने चरम काल में यह साम्राज्य चीन से यूरोप के भूमध्य सागर किनारे तक और कैस्पियन सागर से जक्साट्रिस नदी तक फैला हुआ था। इसे भारत के पैदा होने वाले खतरों और दिल्ली सल्तनत पर उसके प्रभावों की चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए मंगोल जब कहीं और फंसे हुए थे इल्तुतमिश ने मुल्तान और उच्च से कुबाचा को बाहर खदेड़ दिया। अब दिल्ली सल्तनत की सीमा एक बार फिर सिंध तक जा पहुंची। देखिए पश्चिम को सुरक्षित करके अब इल्तुतमिश कहीं और ध्यान देने में समर्थ था। बंगाल और बिहार में यहाँ देखिए क्या कि इसमें आपको कहा गया बंगाल और बिहार देखिए सुरक्षित करके देखिए आप क्या बंगाल और बिहार में इवाज नाम के एक व्यक्ति जिसने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर रखी थी स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया। वह एक उदार और योग्य शासक था और उसने बहुत से सार्वजनिक निर्माणकारी कार्य कराए। उसने पूर्वी बंगाल के सैन्य राजाओं तथा उड़ीसा और कामरूप मतलब असम को कामरूप उड़ीसा या कामरूप के हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया पर उन्हें हरा नहीं सका। 1226 से 1227 में लखनौती के पास इल्तुतमिश के बेटे से लड़ते हुए इवाज की पराजय हुई और वह मारा गया। अब बंगाल और बिहार एक बार फिर दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आ गए, लेकिन वह मुश्किल पैदा करने वाले क्षेत्र थे। उन्होंने दिल्ली की सत्ता को बार बार चुनौती दी। लगभग उसी समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर और बयाना को फिर से पाने के लिए कदम उठाए। अजमेर और नागौर भी उसके नियंत्रण में रहे। अब उसने अपनी अधीनता मनवाने के लिए रणथंभौर और जालोर के खिलाफ मुहिमें भेजी। उसने मेवाड़ की राजधानी नागदा उदयपुर से लगभग 22 किलोमीटर दूर पर भी हमला किया, लेकिन राणा की सहायता के लिए गुजरात की सेना के पहुंचने पर उसे पीछे हटना पड़ा। प्रतिशोध लेने के लिए इल्तुतमिश ने गुजरात के चालुक्यों के खिलाफ एक मुहिम भेजी पर उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा और पीछे हटना पड़ा। अब देखिए रजिया की बात है आपकी। देखिए रजिया 1236 से लेकर 1239 ईस्वी तक रजिया रहा। देखिए इल्तुतमिश अपने अंतिम वर्ष उत्तराधिकार की समस्या से चिंतित था। वो अपने जीवित बेटों में से किसी को भी गद्दी के योग्य नहीं समझता था। कुछ समकालीन इतिहासकारों के अनुसार इस विषय पर चिंतापूर्वक सोचने के बाद उसने आखिर अपनी बेटी रजिया को तख्त का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। उसने अमीरों, कुलीनों और धर्मशास्त्र उलेमा या उलेमा को इस नामजदगी पर सहमत करा लिया। वैसे तो प्राचीन ईरान और मिस्र दोनों में स्त्रियां रानी के रूप में शासन कर चुकी थी और राजकुमारों को अव्यक्त रहने पर उनकी सुरक्षिका के रूप में काम भी कर चुकी थी। पर बेटों पर एक स्त्री को वरीयता देना एक नया कदम था। कुछ आधुनिक लेखकों का मत है कि यह रजिया और उसके समर्थकों की गढ़ी हुई कहानी है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि इल्तुतमिश के वजीर निजाम उल मुल्क ने रजिया के दावे का समर्थन नहीं किया। अपना दावा मनवाने के रजिया को अपने भाइयों से टकराना पड़ा और शक्तिशाली तुर्क अमीरों से भी और वह कुल 3 साल शासन कर सकी। पर संक्षिप्त होते हुए भी उसके शासन की अनेक दिलचस्प विशेषताएं थी। यह राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के बीच एक सत्ता संघर्ष का
का आरंभ था, जिनको कभी कभी चालीसा चहलगानी का भी कहा जाता था। देखिए इल्तुतमिश ने इन तुर्क सरदारों को बहुत सम्मान दिया था। उसकी मृत्यु के बाद ताकत के नशे में चूर ये दम्भी सरदार किसी ऐसे पुत्र को गद्दी पर बिठाना चाहते थे जिसे वह नचा सके। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि स्त्री होकर भी रजिया उनके इशारों पर चलने के तैयार न थी। उसने स्त्री वेश त्याग कर मुंह पर बुर्का डाले बिना दरबार लगाना आरंभ कर दिया। वह शिकार भी करती थी तथा युद्ध में सेना का नेतृत्व भी। देखिए वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी ने उसके सत्तारोहण का विरोध किया और उसके खिलाफ अमीरों की एक बगावत को सह और मदद भी दे रहा था। वह हार गई और भागने पर मजबूर हो गई। राजपूतों को काबू में लाने के रजिया ने रणथंभोर के खिलाफ एक मुहिम भेजी और अपने पूरे राज्य में सफलता के साथ कानून व्यवस्था की स्थापना की। लेकिन अपने वफादार अमीरों का एक दल खड़ा करने और एक गैर तुर्क को ऊंचे पद पर लाने के प्रयासों के कारण उसका विरोध होने लगा। तुर्क अमीरों ने उस पर स्त्री सुलभ विनम्रता छोड़ देने तथा याकुत खान नाम के एक अबिसिनियाई हबशी अमीर से कुछ अधिक ही लगाव रखने का आरोप लगाया। याकूब खान को शाही अस्तंबल का अधीक्षक नियुक्त किया गया था, जिसका मतलब शासक से निकट होना था। लेकिन समकालीन लेखकों ने रजिया को उससे निजी अंतरंगता का दोष नहीं दिया। यह गलत आरोप है कि वह रजिया को घोड़े पर बिठाता था, क्योंकि रजिया घोड़े पर बैठकर नहीं, हाथी पर बैठकर जनता के सामने जाती थी। लाहौर देखिए यहाँ पर क्या, लाहौर और सरहिंद देखिए यहाँ पर क्या, लाहौर और सरहिंद में विद्रोह उठ खड़े हुए। रजिया ने लाहौर के खिलाफ एक अभियान का स्वयं नेतृत्व किया था, सुबेदार को झुकने पर मजबूर कर दिया। सरहिंद जाते हुए एक अंदरूनी बगावत फूट पड़ी जिसमें याकूब खान मारा गया और रजिया कैद कर ली गई। लेकिन रजिया ने उसे कैद करने वाले अल्तुनिया को लुभा लिया था। उसे शादी करके दिल्ली को पाने के नए सिरे से कोशिश की। रजिया बहादुरी से लड़ी पर हार गई और जब भाग रही थी तो एक जंगल में डाकुओं के हाथों मारी गई। रजिया के दुखद अंत से चहलगानी तुर्क अमीरों की बढ़ती शक्ति साबित हो गई। देखिए यहाँ पर क्या, रजिया के दुखद अंत से चहलगानी का तुर्क अमीरों की बढ़ती शक्ति साबित हो गई। समकालीन इतिहास का मिनाज सिराज ने रजिया की अत्यधिक प्रशंसा की। वह कहता है कि रजिया में सुल्तान होने के सभी गुण मौजूद थे। वह विवेकमय, लोकोपकारी, अपने राज की तेजी न्याय करने वाली, प्रजापालक और महान योद्धा थी। पर वो आगे कहती है ये गुण उसके किस काम आए जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई। मिनाज के ऐसा कहना ही उपयुक्त रहा होगा। बजाय तुर्क अमीरों को दोष देने के जो जैसा कि हम देखेंगे उसके उत्तराधिकारियों के भी विनाश के प्रमुख कारण थे। देखिए जैसा कि हम देखेंगे उसके उत्तराधिकारियों के भी विनाश के प्रमुख कारण थे। अब देखिए बलबन का युग मतलब 1240 से 1287 ईस्वी तक रहा। देखिए रजिया की मृत्यु 1240 और नायब के रूप में बलबन के शक्तिमान बनने के बीच का काल अमीरों और बादशाह के बीच निरंतर संघर्ष का काल था। अमीर स्वीकार करते थे कि इल्तुतमिश का कोई वंशज ही दिल्ली के तख्त पर बैठ सकता है, पर वे यह भी चाहते थे कि सारी शक्ति और अधिकार उनके हाथों में रहे। देखिए राजतंत्र और तुर्क सरदार का संघर्ष तब तक जारी रहा जब तक आपको उलुग खान नाम के एक तुर्क सरदार ने जिसे इतिहास उसकी बाद की उपाधि बलबन के नाम से जानता है, धीरे धीरे करके सारी सत्ता अपने हाथों में नहीं ले ली। वही अंततः 1250 में तख्त पर बैठा, मतलब सिंहासन पर बैठा। लेकिन उससे पहले के कारण बलबन इल्तुतमिश के छोटे बेटे नसरुद्दीन महमूद का नायब रह चुका था, जिसे उसने 1240 में गद्दी पाने में मदद दी थी। नौजवान सुल्तान से अपनी एक बेटी ब्याह कर बलबन ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। बलबन की बढ़ती शक्ति ने अनेक तुर्क सरदारों को नाराज कर दिया, जिन्हें आशा थी कि शासन के मामले में उनकी पहले वाली शक्ति और प्रभाव जारी रहेंगे। और क्योंकि नासरुद्दीन महमूद अभी कम उम्र और अनुभवहीन था, इसलिए उन्होंने एक संयंत्र रचा 1253 में और बलबन को उसके पद से हटवा दिया। बलबन की जगह इमामदुद्दीन रेहान को लाया गया, जो एक भारतीय मुसलमान था। हालांकि तुर्क सरदार चाहते थे कि सारी शक्ति और सारी सत्ता तुर्क सरदारों के हाथों में ही रहे,
पर फिर भी वो रेहान की नियुक्ति पर राजी हो गए, क्योंकि उनमें आपस में इस बारे में कोई सहमति नहीं थी कि उनमें से कौन बर्मन की जगह लेगा। बर्मन हट जाने के लिए तैयार तैयार तो हो गया, पर वह सावधानी से अपना एक दल दल बनाता रहा। अपनी बर्खास्तगी 1.5 साल के अंदर वो अपने कुछ विरोधियों को अपनी ओर लाने में सफल रहा। बर्मन ने अब सैन्य शक्ति परीक्षण की तैयारी की। लगता है उसने मंगोलों से भी कुछ संपर्क बनाए थे, जिन्होंने पंजाब के एक बड़े भाग को रौंद रखा था। बलबन के दल की अधिक शक्ति के आगे बलबन के दल की अधिक शक्ति के आगे झुककर सुल्तान महमूद ने रेहान को अपदस्थ कर दिया। कुछ समय बाद रेहान हारा गया और मारा गया। बलबन ने गलत सही उपायों से बहुत से दूसरे विरोधियों से भी मुक्ति पाई। फिर तो वह इतना आगे बढ़ा कि उसने शाही छत्र धारण कर लिया, लेकिन समस्त तुर्क सरदारों की भावनाओं का ध्यान रखकर वह स्वयं गद्दी पर नहीं बैठा। 1265 में सुल्तान महमूद की मृत्यु हुई। कुछ इतिहासकार का विचार है कि बलबन ने नौजवान सुल्तान को जहर दे दिया था और उसके बेटों का भी सफाया कर दिया था, ताकि उसके लिए तख्त का रास्ता साफ हो। बलबन के तरीके अक्सर निर्मम और अवांछनीय होते थे, पर इसमें संदेह नहीं कि उसके सत्तारोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत शासन का युग आरंभ हुआ। बलबन ने राजतंत्र की प्रतिष्ठा और शक्ति को बराबर बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि सामने मौजूदा अंदरूनी और बाहरी खतरों से निपटने का अकेला यही रास्ता था। यह वह युग था जब सत्ता और शक्ति को राजकीय वर्ग में जन्मे व्यक्तियों का विशेषाधिकार माना जाता था। उनका जो किसी प्राचीन कुल के होने का दावा कर सके। इसलिए बलबन ने सत्ता पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए यह ऐलान किया कि वह दंत कथाओं के मशहूर ईरानी बादशाह अफरासियाब का वंशज था। अब देखिए यहाँ पर कुलीनों का खून होने का दावा साबित करने के लिए बलबन ने अपने को तुर्क कुलीनों के रक्षक के रूप में पेश किया। उसने महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर उन लोगों को बिठाने से भी इनकार कर दिया जो किसी कुलीन वंश के नहीं थे। इसका मतलब शक्ति और सत्ता के सभी ऊंचे पदों से भारतीय मुसलमानों का पूरी तरह सफाया होना था। इतिहासकार बर्नी उसने ऐसे एक महत्वपूर्ण व्यापारी को बस इसलिए मिलने का समय नहीं दिया कि उसका जन्म उच्च कुल में नहीं हुआ था। बर्नी ने जो स्वयं भी तुर्क कुलीनों का कट्टर समर्थक था, बलबन के मुंह से ये शब्द कहलवाए हैं कि जब भी मैं किसी नीच कुल में जन्मे हे व्यक्ति को देखता हूँ, मेरी आंखें जलने लगती है। मैं गुस्से में उसे मारने के हाथ तलवार पर जा पड़ता है। हमें नहीं पता कि क्या बलबन ने सचमुच ये शब्द कहे थे, पर ये शब्द नीचे कुल में जन्मे लोगों के प्रति तुर्क कुलीनों का रवैया स्पष्ट करते हैं। तुर्क कुलीनों के पक्ष में कार्य करने का दावा करके बलबन किसी के साथ सत्ता में भागीदारी करने के तैयार नहीं था। देखिए यहाँ पर क्या अपने परिवार के सदस्यों तक के साथ नहीं, बलबन चहलगानी अर्थात तुर्कदास कुलीनों की ताकत को हमेशा के लिए तोड़ने था। राजतंत्र की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कमर बांधे हुए था। देखिए इस उद्देश्य से वह अपने चचेरे भाई शेर खान को भी जहर देने से नहीं हिचका। देखिए साथ ही जनता का विश्वास जीतने के लिए वह घोर निष्पक्षता के साथ न्याय किया करता था। देश का बड़े से बड़ा व्यक्ति भी यदि अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता तो उसे बख्शा नहीं जाता था। उदाहरण के बदायूं के सूबेदार के पिता को तथा अवध के सूबेदार के पिता को भी अपने निजी दासों के साथ क्रूर व्यवहार करने पर मिसाली सजाएं दी गई। पूरी जानकारी से लैस रहने के लिए बलबन ने हर विभाग में जासूस नियुक्त किए। उसने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सेना का गठन भी किया। इसके दो मकसद थे। आंतरिक गड़बड़ियों से निपटना था। मंगोलों को पीछे हटाना, जो पंजाब में पैर जमा कर दिल्ली सल्तनत के गंभीर खतरा बन चुके थे। इस उद्देश्य उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया और उन सैनिकों और घुड़सवारों को पेंशन देकर विदा कर दिया जो अब सेवा के योग न थे। उनमें से अनेक घुड़सवार तुर्क थे जो इल्तुतमिश के समय में भारत आए थे। देखिए इसलिए उन्होंने इस फैसले के खिलाफ शोर मचाया और बलबन कुछ हद तक नरम होना पड़ा। दिल्ली के आसपास और दोआब में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी थी। गंगा यमुना दोआब और अवध के सड़कों पर डाकू और लुटेरे घुमा करते थे। यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्रों से संपर्क रखना मुश्किल हो गया था। इस क्षेत्र में कुछ राजपूत जमींदारों ने किले बना लिए थे और सरकार की अवज्ञा करने लगे थे। दिल्ली के निकट रहने वाले
दिल्ली के निकट रहने वाले मेवातियों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि वे शहर दिल्ली की सीमा तक लोगों को लूटने लगे थे। इन तत्वों से निपटने के लिए बलबन ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। लुटेरों को निर्ममतापूर्वक पकड़ पकड़ कर मारा गया। दिल्ली के इर्द गिर्द के जंगल काट डाले गए और वहाँ अनेक फौजी थाने कायम किए गए। दोआब और कटिहार आज का रुहेलखंड में बलबन ने जंगलों की सफाया का आदेश दिया। बागी गाँव नष्ट कर दिए गए तथा स्त्री पुरुष और बच्चे गुलाम बना लिए गए। सड़कों की सुरक्षा के लिए तथा जब कभी राजपूत जमींदार सरकार के खिलाफ कुछ गड़बड़ कर उनसे निपटने के लिए वहाँ अफगान सैनिकों की बस्तियां बसाई गई। बलबन इन्हीं निर्मम उपायों से स्थिति को नियंत्रित किया। जनता पर सरकार की शक्ति की छाप छोड़ने और रोब डालने के लिए बलबन एक शानदार दबाव लगाता रहा। जब भी वह कहीं बाहर जाता नंगी तलवार लिए अंगरक्षकों के एक बड़े दल से घिरा हुआ चलता। देखिए क्या उसने दरबार में हंसी मजाक बंद करा दिया और शराब पीने तक छोड़ दिया ताकि कोई भी उसे गंभीर मुद्रा न देखे। अमीर उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। इस पर जोर देने के लिए उसने सीधा झुककर सिर जमीन तक ले जाना और पायबोस मतलब क्या बादशाह के पांव चूमना की रस्म को जरूरी बना दिया। ये देखिए ये और ऐसी ही दूसरी रस्मों को जिनको उसने अपना ईरानी मुल्की थी और उन्हें गैर इस्लामी मान ये और ऐसी ही दूसरी रस्मों को जिनको उसने अपनाया ईरानी मुल्की थी और उन्हें गैर इस्लामी माना जाता था। लेकिन उस समय कोई अधिक आपत्ति नहीं की जा सकी क्योंकि मंगोलों के मार के चलते मध्य और पश्चिमी एशिया के अधिकांश मुस्लिम राज मिट चुके थे और बलबन और उसकी दिल्ली सल्तनत इस्लाम के लगभग अकेले रक्षक दिखाई देते थे। हालांकि देखिए यहाँ पर क्या, हालांकि बलबन के पास एक मौजूद सेना थी पर उसने बंगाल की मुहिम छोड़ किसी लंबी मुहिम का नेतृत्व नहीं किया और ना दिल्ली पर मंगोल हमले के डर से साम्राज्य को प्रसार किया। पर शिकार की लंबी चौड़ी मुहिमों की व्यवस्था करके वो अपनी सेना को अभ्यास कराता रहता था। देखिए बलबन की मृत्यु 1268 में हुआ। निसंदेह दिल्ली सल्तनत और विशेषकर उसके शासन के स्वरूप एवं संस्थाओं के प्रमुख निर्माताओं में से एक था। शाही तंत्र की शक्ति को दिखाकर बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया। लेकिन मंगोलों की घुसपैठ से पूरी तरह उत्तर भारत की रक्षा वह भी नहीं कर सका। इसके अलावा शक्ति और सत्ता के पदों से गैर तुर्कों का अधिकतर बाहर रखकर और एक बहुत से छोटे से समूह को अपने शासन का आधार बनाकर उसने बहुत से तत्वों को नाराज कर दिया। इससे उसकी मृत्यु के बाद नई गड़बड़ियाँ और परेशानियाँ पैदा हुई। अब देखिए मंगोल और उत्तर पश्चिम सीमा की समस्या यहाँ पर देखिए। यहाँ देखिए मंगोल उत्तर पश्चिम सीमा की समस्या जो था उसको देखिए। इसमें जो आपको कहा गया, देखिए मंगोल और उत्तर पश्चिम सीमा की समस्या देखिए यहाँ पर कि अपनी प्राकृतिक सीमा के कारण भारत अपने इतिहास में अधिकांश समय तक बाहरी हमलों से सुरक्षित रहा। भारत असुरक्षित था तो केवल उत्तर पश्चिम में, जैसा कि केवल उत्तर पश्चिम में आपको जैसा कि हम देख चुके हैं कि हुनो शको आदि पहले के आक्रांताओं तुर्क भी इस क्षेत्र के पहाड़ी दर्रों के रास्ते ही भारत में आए और यहाँ उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इन पर्वतों का आकार विस्तार ऐसा था कि किसी आक्रांता को पंजाब और सिंध की उपजाऊ वादियों तक पहुंचने से रोकने के लिए काबुल से गजनी और कंधार तक के क्षेत्र को नियंत्रित करना आवश्यक था। हिंदू कुश से घिरे इस क्षेत्र पर नियंत्रण इसलिए महत्वपूर्ण था कि यह मध्य एशियाई दस्तों के आगमन का मुख्य मार्ग था। पश्चिम एशिया के अस्थिर दशा के कारण दिल्ली सल्तनत इन सीमाओं तक नहीं पहुंच सकी, जिधर से भारत के बराबर खतरा बना रहता था। ख्वारिज्मी साम्राज्य के उदय के कारण काबुल, कंधार और गजनी पर गौरियों का नियंत्रण समाप्त हो गया और ख्वारिज्मी साम्राज्य की सीमा सिंध नदी तक आ लग गई। देखिए सिंध नदी तक लग रहा था कि ख्वारिज्मी शासक और कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तराधिकारियों के बीच उत्तर भारत के स्वामित्व के लिए संघर्ष बस शुरू होने वाला है। पर तभी एक और बड़ा खतरा सामने आया। यह था मंगोल मुखिया चंगेज खान का आगमन, जो स्वयं को गर्व के साथ खुदा का कहर कहा करता था। मंगोलों ने 1218 ईस्वी में ख्वारिज्मी साम्राज्य पर हमला किया। उन्होंने जक्सा सिर दरिया से कैस्पियन सागर तक और गजनी से ईरान तक फलते फूलते नगरों को बर्बाद कर दिया और देहातों को रौंद डाला। अनेक तुर्क सैनिक मंगोलों से जा मिले। मंगोलों ने जानबूझकर आतंक का उपयोग युद्ध के साधन के रूप में किया। कभी कोई नगर समर्पण नहीं करता या प्रतिरोध करने के बाद हार जाता था तो तमाम सैनिक और उनके बहुत सारे सरदारों को कत्ल कर दिया जाता था और उनकी स्त्रियों और बच्चों को बतौर गुलाम बेच दिया जाता था।
था। असैनिक देखिए क्या असैनिक नागरिकों तक को नहीं बख्शा जाता था, नहीं बख्शा जाता था, असैनिक नागरिकों तक को नहीं बख्शा जाता था। दस्तकारों और मंगोल सेना की दस्तकारों को मंगोल सेना की सेवा के लिए चुन लिया जाता था, जबकि दूसरे तंदुरुस्त व्यक्तियों को अन्य नगरों के खिलाफ मुहिम के दौरान मेहनत मेहनत के कामों में लगा दिया जाता था। देखिए इन सब के कारण उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक जीवन को धक्का लगता था। लेकिन कालांतर में मंगोलों ने क्षेत्र में शांति इस क्षेत्र को शांति और कानून व्यवस्था की स्थापना की था। चीन से लेकर भूमध्य सागर के तट तक के व्यापार मार्ग सुरक्षित हो गए। देखिए इससे पुनरुत्थान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन ईरान, तुर्क और इराक को अपनी पिछली समृद्धि प्राप्त करने में अनेक पीढ़ियों का समय लग गया। इस बीच मंगोल हमलों ने दिल्ली सल्तनत पर जो भी गंभीर प्रभाव छोड़े। अनेक शहजादे, बड़ी संख्या में विद्वान, धर्मशास्त्री, बुद्धिजीवी और प्रमुख परिवार के लोग भागकर दिल्ली आ गए। इस क्षेत्र में बचा अकेला मुस्लिम राज होने के नाते दिल्ली सल्तनत अब इस्लाम का केंद्र बन गया। इस तरह नए शासकों के विभिन्न विभागों के बीच एकता अकेले बंधन के रूप में इस्लाम पर जोर दिया जाने लगा। इसका मतलब यह भी रहा कि अपने वतन से कट चुके और कुमुख पाने से वंचित हो चुके तुर्क आक्रमणकारी अब स्वयं को जल्द से जल्द भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालने को मजबूर हो गए। मंगोल से भारत को खतरा 1200 से पैदा हुआ। ख्वारिज़मी शासक की हार के बाद युवराज जलालुद्दीन भागा और चंगेज खान ने उसका पीछा किया। सिंधु नदी के किनारे जलालुद्दीन बहादुरी से लड़ा और हारने के बाद उसने नदी में घोड़ों को उतार दिया और नदी पार करके भारत चला आया। हालांकि चंगेज 3 महीने तक सिंधु नदी किनारे मंडराता रहा, पर उसने नदी पार करके भारत न आने का फैसला किया। उसने अपना ध्यान ख्वारिज़मी साम्राज्य के बाकी भागों को जीतने में लगाना बेहतर समझा। चंगेज अगर भारत पर आक्रमण का निर्णय करता तो क्या होता, कहना कठिन है। भारत का तुर्क राज अभी बहुत कमजोर और असंगठित था। संभवतः भारत को इतने बड़े पैमाने पर मौत, तबाही और बर्बादी का नाच देखना पड़ता, जो तुर्कों के हाथों मिले कष्टों से बहुत अधिक होता। उन दिनों दिल्ली पर इल्तुतमिश का शासन था। उसने जलालुद्दीन की शरण की प्रार्थना को नम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। जलालुद्दीन कुछ समय तक लाहौर और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र में रहा, अर्थात सतलुज आर्य क्षेत्र में। इसके कारण मंगोलों ने इस क्षेत्र में अनेक हमले किए। सिंधु नदी भारत की पश्चिमी सीमा नहीं रह गई थी। लाहौर और मुसलमान इल्तुतमिश तथा उसके विरोधी यल्दुज और कुबाचा के बीच झगड़े की जड़ बने हुए थे। लाहौर के लड़कर यल्दुज और कुबाचा ने अपने को निढाल कर रखा था। अंततः इल्तुतमिश लाहौर और मुल्तान दोनों को जीतने में सफल रहा। इस तरह लाहौर और मुल्तान को आधार बनाकर उसने मंगोलों के खिलाफ एक अच्छी खासी मजबूत प्रतिरक्षा पंक्ति बना ली। देखिए 1227 में चंगेज खान की मृत्यु बाद शक्तिशाली मंगोल साम्राज्य उसके बेटों में बंट गया। इस दौर में बातू खान के नेतृत्व में मंगोलों ने रूस को रौंद डाला। 1240 तक मंगोल सिंधु नदी पार करके भारत में कोई अतिक्रमण करने से कतराते रहे। पर सिंधु नदी तब कोई सीमा नहीं रही जब मंगोलों ने उसके पूर्व में स्थित साल्ट्रेज को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस कारण मंगोलों की सेना मुख्यतः इराक और सीरिया में फंसी रही। इससे दिल्ली के सुल्तानों को भारत में एक केंद्रीकृत राज और शक्तिशाली सेना का गठन करने का समय मिल गया। 1227 को हेरात, गौर, गजनी और तुर्कारिस्तान में मंगोल सेनाओं का कमांडर तायर बहादुर लाहौर के सामने था। दिल्ली से की गई कातर प्रार्थनाओं के बावजूद लाहौर के सूबेदार को कोई मदद नहीं मिली। इसलिए लाहौर का सूबेदार नगर से भाग खड़ा हुआ। मंगोलों नगर को तहस नहस करके लगभग जनविहीन कर दिया। 1245 मंगोलों ने मुल्तान पर हमला किया, पर बलबन के तेजी से आगे बढ़ने से ही स्थिति संभल सकी। बलबन जब आपको इमामुद्दीन रेहान के नेतृत्व में संगठित अपने विरोधियों के पैदा किए हुए खतरे से निपटने व्यस्त था, तब मंगोलों को लाहौर पर अधिकार करने का अवसर मिल गया। मुल्तान के सूबेदार शेर खान
खान समेत कुछ तुर्क कुलीनों ने तो मंगोलों से अपनी किस्मत ही जोड़ ली। हालांकि बर्मन ने जमकर मंगोलों का मुकाबला किया, पर दिल्ली सल्तनत की सीमा धीरे धीरे झेलम से पीछे हटकर व्यास तक जा पहुंची, जो तब रावी और सतलुज के बीच से बहती थी। बलबन ने मुल्तान को वापस तो पा लिया, पर उस पर मंगोलों का भारी दबाव बना रहा। देखिए यह स्थिति थी जिसका सामना बलबन को सुल्तान के रूप में करना पड़ा। बलबन ने बल प्रयोग और कूटनीति दोनों की रीति अपनाई। उसने तबरहीन सुनाम और समानता के किलों की मरम्मत कराई और मंगोलों को ब्यास नदी पार करने से रोकने की एक भारी सेना लगा दी। कहते उसने खासकर मंगोलों के खतरे का सामना करने एक बड़ी सेना बनाई और उसे बीन छावनियों में रखा। वह स्वयं दिल्ली में रहा और सीमा पर अधिकाधिक चौकसी रखने के दूर की मुहिमों पर नहीं गया। साथ उसने ईरान के मंगोल इल खान हलाकू और आसपास के शासकों के पास कूटनीतिक संदेश भेजा। हलाकू के दूत दिल्ली और आए और बलबन ने बहुत इज्जत के साथ उनकी अगवानी की। बलबन चुपके पंजाब का एक बड़ा भाग मंगोलों के नियंत्रण में छोड़ने के तैयार भी हो गया। अब मंगोलों ने भी अपनी तरफ से दिल्ली पर कोई आक्रमण नहीं किया, लेकिन सीमा रेखा अनिश्चित बनी रही और मंगोलों को काबू में रखने के बलबन को लगभग हर साल उनके खिलाफ मुहिम चलानी पड़ती थी। उसने तबाह हो चुके लाहौर नगर फिर से बसाया और 1270 में उसे दोबारा किलाबंद किया। वह मुल्तान छीनने में भी सफल रहा और उसका स्वतंत्र प्रभार अपने सबसे बड़े बेटे शाहजादा महमूद को दे दिया। बलबन का युवराज शाहजादा महमूद मुल्तान व्यास सीमा रेखा को सुरक्षित रखने के प्रयास में मंगोलों के खिलाफ एक सैनिक मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई, पर उसके द्वारा की गई रणनीतिक और कूटनीतिक व्यवस्था आगे भी दिल्ली सल्तनत के काम आती रही। 1292 में हलाकू के एक पोते अब्दुल्लाह ने 1.5 लाख घुड़सवारों के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। बलबन की सीमा रेखा तबर, हिंद, सुनाम आदि के पास जलालुद्दीन खिलजी ने उसे रोक दिया। मंगोलों ने संधि की प्रार्थना की। 4000 मंगोल जो इस्लाम अपना चुके थे, भारतीय शासकों की सेवा स्वीकार करके दिल्ली के पास बस गए। फिर देखिए बंगाल को, यहाँ देखिए क्या कि आपके पंजाब को पार करके दिल्ली पर आक्रमण करने का मंगोल का प्रयास मध्य एशियाई राजनीति में परिवर्तित मध्य एशिया देखिए एक मिनट फिर देखिए पंजाब को पार करके दिल्ली पर आक्रमण करने का मंगोलों का प्रयास मध्य एशियाई राजनीति में परिवर्तन का परिणाम था। ईरान के मंगोल इल खान ने कुल मिलाकर दिल्ली के सुल्तानों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखा। पूरब में उनके देखिए क्या पूरब में उनके प्रतियोगी चगताई मंगोल थे, जो आक्सस नदी पार के क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। आक्सस पार के शासक दावा खान ने ईरान के इल खान पर भारी पड़ने में असमर्थ होने के कारण भारत विजय का प्रयास किया। 1297 के बाद उसने दिल्ली की रक्षा कर रहे किलों पर एक के बाद एक आक्रमण किए। 1299 में उसके बेटे कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में 2 लाख मंगोलों की सेना दिल्ली विजय के लिए पहुंची। मंगोलों ने पड़ोसी क्षेत्रों दिल्ली का संपर्क काट दिया और नगर की अनेक गलियों तक में वे घुस आए। यह बड़ा अवसर था दिल्ली पर अपना शासन स्थापित करने के। मंगोलों ने एक गंभीर अभियान चलाया। दिल्ली पर शासन कर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के बाहर मंगोलों का मुकाबला करने का फैसला किया। अनेक झड़पों में भारतीय सेना ने अपना मोर्चा बनाए रखा। हालांकि उनमें एक झड़प में मशहूर सेनानायक जफर खान मारा गया। कुछ समय बाद भरपूर जंग का जोखिम न लेकर मंगोल सेना पीछे हट गई। 1303 को 1,20,000 की सेना लेकर मंगोल फिर आया। अलाउद्दीन खिलजी जो चित्तौड़ के खिलाफ राजपुताना में एक मुहिम पर था, वापस भागा और दिल्ली के पास अपनी नई राजधानी सीरी में जमकर बैठ गया। दोनों सेनाएं 2 माह तक आमने सामने खेमा पड़ी रही। इस कारण दिल्ली के नागरिकों को अनेक कष्ट उठाने पर झड़पें रोज होती थी। अंत में बिना कुछ प्राप्त किए मंगोल फिर पीछे हट गया। दिल्ली पर हुए इन 2 हमलों ने दिखा दिया कि दिल्ली के सुल्तान मंगोलों का सामना कर सकते थे। यह एक ऐसी बात थी कि जो मध्य या पश्चिमी एशिया के शासक तब तक नहीं कर सकते थे। देखिए कि अपने विजय अभियान के दौरान मंगोलों को पहले पर यरूशलेम के निकट 62 ईस्वी में मिस्रियों के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था। अपने विजय अभियान के दौरान मंगोलों को सबसे पहले यरूशलेम के निकट 62 ईस्वी को मिस्रियों मतलब इजिप्टियों के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था।
अब यहाँ पर क्या है कि इसमें आपको जो कहा गया था कि साथ ही यह दिल्ली के सुल्तानों के लिए एक कड़ी चेतावनी भी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अब एक बड़ी और कुशल सेना तैयार करने के कदम उठाए और ब्यास के पास के किलों की मरम्मत कराई। देखिए इस तरह उसने अगले साल आने वाले मंगोल आक्रमण को भारी नरसंहार के साथ विफल कर दिया। उसके अगले साल आपको अक्सस पार कर मंगोल शासक उसके अगले साल अक्सस पार का मंगोल शासक दावा खान मर गया और उसकी मृत्यु के बाद अफरा तफरी मच गई और गृह युद्ध का दौर चल पड़ा। मंगोल अब दिल्ली के लिए खतरा नहीं रहे जब तक एक नई विजेता तैमूर ने मंगोलों को एकजुट नहीं किया। देखिए मंगोलों की अफरा-तफरी का फायदा उठाकर दिल्ली के सुल्तानों लाहौर को फिर से जीते और आगे चलकर अपनी सीमा को सिंधु नदी तक बढ़ा ले गए। इस तरह हम देखते हैं कि पूरी 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत को उत्तर पश्चिम से एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा। हालांकि मंगोल ने लगभग पूरे पंजाब और कश्मीर पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया तथा दिल्ली को भी खतरे में डाल दिया था। फिर भी तुर्क शासकों की दृढ़ता, शक्ति और कूटनीतिक कारण यह खतरा टलता रहा और बाद में पंजाब भी वापस मिल गया। फिर भी मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत के लिए जो गंभीर खतरे पैदा किए उनका सल्तनत की आंतरिक समस्याओं पर गंभीर प्रभाव पड़ा। देखिए यहाँ पर जो आपको आंतरिक विद्रोह तथा विजित क्षेत्रों में स्थायित्व प्रदान करने के संघर्ष। देखिए इलबरी तुर्कों के जिनको कभी कभी ममलुक या गुलाम सुल्तान कहते हैं, शासन के दौरान दिल्ली के सुल्तानों को शासक वर्ग के बीच व्याप्त अंदरूनी असंतोष और विदेशी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि आंतरिक विद्रोहों से भी निपटना पड़ा। इनमें से कुछ विद्रोही के नेता वे महत्वाकांक्षी मुस्लिम सरदार थे जो स्वतंत्र होना चाहते थे। दूसरों के नेता राजपूत राजा और जमींदार थे जो अपने क्षेत्र से तुर्क आक्रामकों को बाहर निकालना चाहते थे या तुर्क शासकों की कठिनाइयों का लाभ उठाकर अपने कमजोर पड़ोसियों के क्षेत्र दबोच कर अपने को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। इस तरह ये राजा और जमींदार तुर्कों के खिलाफ ही नहीं आपस में भी लड़ लेते। विभिन्न आंतरिक विद्रोहों के चरित्र और उद्देश्य अलग अलग थे, इसलिए सबको हिंदू प्रतिरोध के सही में रख देना सही नहीं है। भारत एक विशाल देश था और भौगोलिक कारणों से एक केंद्र से पूरे देश पर शासन करना कठिन था। प्रांतों की सुविधाओं को काफ़ी स्वायत्तता देनी पड़ती थी। इस बात में स्थानीय भावनाओं ने जो हमेशा मजबूत होती थी नहीं उन्हें दिल्ली के नियंत्रण को अस्वीकार करके स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने के लिए प्रेरित किया। स्थानीय शासकों दिल्ली सल्तनत के विरोधियों को जमा करने के लिए उन क्षेत्रीय भावनाओं का भरोसा रहता था जो 7वीं सदी और 12वीं सदी के बीच और भी मजबूत हो चुकी थी। दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ सभी विद्रोहों की सूची यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। भारत का पूर्वी क्षेत्र जिसमें बंगाल और बिहार शामिल था हमेशा दिल्ली का जुआ उतार फेंकने के लिए प्रयासरत रहे। पहले एक अध्याय में कहा जा चुका है कि खिलजी सरदार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी राजा लक्ष्मण सेन को लखनऊ से निकालने में सफल रहा। कुछ समय बाद इवाज नाम का देखिए यहाँ पे एक मैप आपको दिया गया। ये मैप दिल्ली सल्तनत 13वीं सदी में सल्तनत की सीमा का रेखा यहाँ पर आपको मैप दिया गया है, इसके बारे में देखिएगा। अब यहाँ पर आगे इसमें कहा गया कि एक मिनट यहाँ देखिए क्या इवाज नाम का एक व्यक्ति गयासुद्दीन सुल्तान को उपाधि धारण करके वहाँ स्वतंत्र रूप से राज्य करने लगा। इल्तुतमिश के उत्तर पश्चिम में फंसे होने का फायदा उठाकर उसने बिहार में भी अपना राज फैला लिया था। जहाज ने उड़ीसा, तिरहुत, उत्तरी बंगाल, पूर्वी बंगाल और कामरूप असम के राजाओं से खिराज लेने लगा। फिर इल्तुतमिश जब अपनी व्यवस्थाओं से मुक्त हुआ तो 1225 में उसने इवाज के खिलाफ कुछ किया। इवाज ने पहले तो उसकी अधीनता मान ली पर इल्तुतमिश के पीठ मोड़ते ही उसने फिर से अपनी स्वतंत्रता घोषणा कर दी। तब इल्तुतमिश के एक बेटे ने जो अवध का सूबेदार था इवाज को एक युद्ध में हराकर उसे मार डाला। लेकिन अफरा तफरी का दौर जारी ही रहा जब तक कि 1230 में इल्तुतमिश ने एक दूसरा अभियान नहीं चलाया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बंगाल के सूबेदार अपनी सुविधा के अनुसार कभी स्वतंत्रता का दावा करते रहे और कभी दिल्ली की अधीनता मानते रहे। इस कारण बिहार समय तक लखनऊ के अधीन रहा। स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने वाले सुबेदारों ने बिहार और अवध के बीच के क्षेत्रों को अपने अधीन करने का प्रयास किया। हालांकि उन्हें कुछ अधिक सफलता नहीं मिली। उन्होंने राठा, दक्षिण बंगाल, उड़ीसा और कामरूप असम में भी पांव फैलाने का प्रयास किया।
इस टकराव में उड़ीसा और असम के शासक काफ़ी कुछ सीना ताने खड़े रहे। 1244 में उड़ीसा के राजा ने लखनऊ के पास मुस्लिम सेनाओं को बुरी तरह हराया। उड़ीसा की राजधानी जाजनगर के खिलाफ मुस्लिम सेनाओं के बाद के प्रयास भी असफल है। इससे पता चलता है कि लखनऊ के स्वतंत्र मुस्लिम शासक इतने शक्तिशाली नहीं थे कि पड़ोसी हिंदू क्षेत्रों को अपने अधीन ला पाते। बलबन के रूप में शक्तिशाली शासक के उदय होने के साथ दिल्ली सल्तनत बिहार और बंगाल पर फिर से अपना अधिकार जताने के लिए बेचैन हो उठी। दिल्ली के प्रति केवल औपचारिक निष्ठा अब काफ़ी नहीं थी। तुगलील ने बलबन की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था। बलबन ने उसे 1280 में हरा कर मार डाला। बलबन ने तुगलील के परिवार वालों और अनुयायियों को भी कठोर दंड दिए। 3 साल चली यह मुहिम बलबन की दूर दराज की अकेली मुहिम थी, पर बंगाल पर दिल्ली का नियंत्रण लंबे समय तक नहीं चला। बलबन की मृत्यु के बाद उसके बेटे बुगरा खान ने जिसे बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, दिल्ली की गद्दी के लिए जान की बाजी लगाने की बजाय बंगाल पर स्वतंत्र रूप से शासन करना बेहतर समझा। इसलिए उसने स्वतंत्रता का दावा करके एक राजवंश की नींव डाली, जो अगले 40 वर्षों तक बंगाल पर शासन करता रहा। इस तरह 13वीं सदी के एक बड़े भाग में बंगाल और बिहार दिल्ली के नियंत्रण से बाहर रहे। पंजाब का भी एक बड़ा भाग मंगोलों के अधीन हो चुका था। गंगा के दोआब तक में तुर्क शासन पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। कटिहार या राजपूत, जिनकी राजधानी गंगा के पार अहिच क्षेत्र में थी, अपने आप में एक बड़ी शक्ति थे। लेकिन तो अपने आप में एक बड़ी शक्ति थे। तो वे बदायूं जिले पर आए दिन हमले करते रहते थे। आखिरकार सुल्तान बनने के बाद बलबन स्वयं एक बड़ी सेना लेकर चला, जिसने बड़े पैमाने पर कत्लेआम और लूटमार किया। यह जिला लगभग पूरी तरह जनविहीन कर दिया गया। जंगल साफ कराए गए और सड़कें बनवाई गई। बर्नी ने लिखा है कि उस समय के बाद बरन, अमरोहा, संभल और कटिहार आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इक्ते सुरक्षित हो गए और उन्हें उपद्रवों से हमेशा की मुक्ति मिल गई। दिल्ली सल्तनत दक्षिणी और पश्चिमी सीमाओं भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। यहाँ 2 समस्याएं थी। ऐबक के समय तुर्कों ने किलों की एक पूरी श्रृंखला पर कब्जा कर लिया था, जैसे तिजारा, अलवर, बयाना, ग्वालियर, कालिंजर आदि। उन्होंने रणथंभौर, नागौर, अजमेर तथा जालोर के पास नडोर तक पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों को रौंद दिया था। इनमें से अधिकांश क्षेत्र कभी चौहान साम्राज्य के अंग थे और अभी भी चौहान परिवारों के शासन में थे। इस तरह उनके खिलाफ ऐबक की कार्रवाई चौहान साम्राज्य विरोधी अभियान का अंग थी। लेकिन बाद के दौर में मालवा और गुजरात में आगे बढ़ना तो दूर, तुर्कों के पूर्वी राजस्थान में अपने क्षेत्रों की रक्षा करना, बल्कि दिल्ली और गंगा के दोआब की रक्षा करने वाली गढ़ियों पर अपना कब्जा बनाए रखना भी कठिन हो गया। उत्तर पश्चिम इल्तुतमिश की व्यवस्थाओं के लाभ उठाकर राजपूत राजाओं ने कालिंजर, ग्वालियर और बयाना फिर से जीत लिए। रणथंभौर और जालोर समेत दूसरे अनेक राजवाड़ों ने तुर्कों के अधिराज्य सुजैरनिटी को अस्वीकार कर दिया। 1226 को इल्तुतमिश ने इन क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण के लिए कार्रवाई आरंभ की। उसने पहले रणथंभौर को हराया और उसके राजा को तुर्क अधिराज्य मानने पर मजबूर किया। उसने जालोर पर भी अधिकार किया, जो गुजरात के रास्ते में पड़ता था। लेकिन इल्तुतमिश की गुजरात और मालवा को अधीन बनाने की कोशिश नाकाम हुई। गुजरात के चालुक्यों ने इल्तुतमिश के एक हमले का करारा जवाब दिया। मालवा के परमार भी तुर्कों के लिए कुछ अधिक ही शक्तिशाली सिद्ध हुए। लेकिन इल्तुतमिश ने मालवा में एक धावा बोलकर उज्जैन और रायसेन को लूटा। उसके एक सिपाही ने बूंदी पर भी धावा बोला। पूरा में इल्तुतमिश के बयाना और ग्वालियर को फिर से जीत लिया, लेकिन बुंदेलखंड के राजपूतों के खिलाफ अधिक आगे नहीं बढ़ सका। देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद फैली अफरा-तफरी में पूर्वी राजपूताना पर तुर्कों का नियंत्रण फिर ढीला पड़ गया। अनेक राजपूत राजाओं ने तुर्क अधिराज्य को ठुकरा दिया। ग्वालियर का किला भी तुर्कों के हाथों से निकल गया। भट्टी राजपूतों ने, जिनका मेवात क्षेत्र पर वर्चस्व था, बयाना को अलग थलग कर दिया और दिल्ली के आसपास के इलाकों तक लूटमार करने लगे। बलबन के रणथंभौर जीतने और ग्वालियर फिर से पाने के प्रयास असफल रहे। पर उसने बहुत निर्ममता के साथ मेवात को अपने अधीन बनाया, जिसके कारण लगभग 100 वर्षों तक दिल्ली मेवाती लूटमार से सुरक्षित रही। अजमेर और नागौर दिल्ली सल्तनत के ही कठोर नियंत्रण में बने रहे। इस तरह अन्य व्यवस्थाओं के बावजूद बलबन ने पूर्वी राजस्थान में तुर्क शासन को स्थायी बनाया। राजपूत राजाओं के अंतहीन आपसी झगड़ों ने भी तुर्कों को सहायता पहुंचाई था। उनके खिलाफ राजपूतों का कोई कारगर गठबंधन असंभव हो गया।
एक शक्तिशाली राजस्थान की स्थापना, मंगोल आक्रमणकारियों का पीछे पीछे धकेला जाना, गंगा के दोआब में दिल्ली सल्तनत का अधिकार का स्थायी बनाया बनाया जाना और पूर्वी राजस्थान पर नियंत्रण इनके कारण दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अगले चरण के अर्थात पश्चिम भारत और दक्कन में उसके प्रसार के रास्ता अख्तियार हुआ। बलबन का मूल्यांकन देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या बलबन के राज्यकाल को मजबूत शासन का कारण माना जाता है। जब तुर्कदास कुलीन अर्थात चहलगानी की कमर तोड़ दी गई तब तो सुल्तान की शक्ति और सत्ता को स्थायित्व मिला। सिंधु गंगा के द्वार में जो सल्तनत का केंद्र भाग था, विद्रोही और उत्कीर्ण तत्वों को शक्ति से कुचला गया तथा व्यापारी माल और सौदागरों की आवाजाही के लिए सड़कें उनसे मुक्त करा ली गई। बलबन ने प्रशासन की मौजूदा शासन प्रणाली को पुनर्गठित करने का कोई सुव्यवस्थित प्रयास किया हो, खासकर प्रांतीय स्थानीय स्तर पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये क्षेत्र अब इक्कादारों के नियंत्रण में ही रहे, लेकिन आपको बरिंदों अर्थात जासूसों की सहायता से उसने उन पर राजनीतिक और वित्तीय नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश अवश्य की। इस बात की भी कोशिश की गई प्रशासन और सेना का खर्च निपटाने के बाद इक़्तिदार अतिरिक्त राजस्व केंद्र को भेजे। बलबन ने इस धन का उपयोग भारी ट्रक भरक दरबार लगाने और बड़ी केंद्रीय सेना बनाने के लिए किया। बलबन ने प्रभुसत्ता का एक सिद्धांत पेश किया जो ईरानी विचारों पर आधारित था। यह अधिराज्य के भारतीय सिद्धांत से भी मेल खाता था, पर इसकी सहायता से वह कोई मजबूत राजवंश स्थापित नहीं कर सका और ना ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी कुलीनों को सत्ता पर दावा करने से रोक सका। बलबन ने उच्च पदों पर तुर्क के एकाधिकार को जारी रखने और उसे मजबूत बनाने की कोशिश की। ये देखिए इसमें उससे मध्य एशिया से वहाँ मंगोलों के हमलों के बाद आने वाले शासकों और उनके नातेदार यशस्वी लोगों और विद्वानों की सहायता मिली, लेकिन उसके नस्ली और कबीलाई विशेषाधिकार को बढ़ावा देने तथा तुर्क कुलीनों के प्रभुत्व को जारी रखने का प्रयास स्वाभाविक तौर पर असफल हो गए। फिर भी बलबन की असफलताओं से अधिक महत्वपूर्ण उसकी उपलब्धियाँ हैं। उसने ऐसी नीति अख्तियार की जो मंगोल हमलों को झेलने में समर्थ रही। जब नस्लवाद और कबीलावाद की संकीर्ण सीमाएं टूटी तथा प्रशासन में विभिन्न वर्गों के लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने की नीति अपनाई गई, तब सक्षम और योग्य व्यक्तियों को आगे आने का अवसर दिया गया। उस वक्त भी बलबन की राजतंत्र को मजबूत करने की नीति काम आई। यही बाद में सल्तनत के विस्तार की भूमिका थी। तो यहाँ देखिए चैप्टर पूरी स्क्रीन होता है। आगे जो चैप्टर है दिल्ली सल्तनत 14वीं सदी में प्रसार और पतन, यहाँ हम देखेंगे।